राजनीति का अर्थ है कि जन कल्याण, और खास करके उनका जन कल्याण होना चाहिए जो गरीब, शोषित, दलित, पीड़ित हैं। पीड़ितों का जो है जन कल्याण होना चाहिए, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। लोग चुनाव जीत कर जाते हैं, विधानसभा, लोकसभा पहुंचने का काम करते हैं, लेकिन जन कल्याणकारी योजनाओं को भूल जाते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि होटल अतिथि सत्कार टूट जाएगा? बिल्कुल टूट जाएगा। वो तो पदाधिकारी सत्कार होटल है। अच्छा। अतिथि नहीं, पदाधिकारी सत्कार होटल है। वहां पर कुछ भ्रष्ट पदाधिकारियों का सेवा करता है। कहाँ का? रोसड़ा का भ्रष्ट? रोसड़ा अतिथि सत्कार होटल में। कहाँ का भ्रष्ट पदाधिकारी? रोसड़ा का? रोसड़ा अनुमंडल के कई ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। जिला तक के लोग उसमें जाते हैं। वहां पर सारा सुख सुविधा, सारा व्यवस्था मिला हुआ है, जो कि एक हेस्टिंग ऑपरेशन भी जल्द ही होगा उसका, तो वो भी सामने आ जाएगी। ये बोल रहे हैं कि रोसड़ा में जो अवैध शराब का कारोबार हो रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं अमित कुमार का हाथ? बिल्कुल बिल्कुल था है कि 12 करोड़ का ये मूर्ति है और वह गायब हुआ वहां से, और इन्हीं के समय में सब मूर्ति गायब हो रहा है। इन्हीं के समय में, अमित कुमार के समय में ही गायब हुआ, और इन्वेस्टिगेशन अफसर भी खुद मानते हैं। बताइए, तो जांच का विषय है। बताइए, रोसड़ा के पूर्व दरोगा के बारे में ये बता रहे हैं कि ये दारू माफिया के साथ मिलकर शराब की बिक्री करवाते हैं। ये जहां जहां जाते हैं वहां का महंगा मूर्ति का लूट करवा देते हैं। बर्मन जो भ्रष्ट एसपी था, उसका संरक्षण प्राप्त था उसको, और ओएसडी में चतुर्वेदी सुधीर कुमार था। जो डीजीपी साहब से मैंने श्री गुप्तेश्वर पांडे जी से मिला था, तो तुरंत चतुर्वेदी सुधीर कुमार को ओएसडी से वहां से हटा के पटना किया गया। उसके बावजूद भी समस्तीपुर के एसपी विकास वर्मन वह इस आधार पर रोक के लगे हुए थे कि इनके राजनीति आका जो है वह इनको बचा रहे। विकास वर्मन बचा रहे थे रोसड़ा के दरोगा अमित कुमार को बचा रहे। इस बार आप विधानसभा का चुनाव लड़े थे, आप बहुत मजबूत कैंडिडेट थे, मजबूत स्थिति में थे। आपकी पहुंच मुख्यमंत्री तक, उप मुख्यमंत्री तक, सभी नेता आपको जानते हैं, पहचानते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपको टिकट करवा दूं आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी? तो मैंने मंच पर ही कहा था कि सड़े हुए आम को जो आप रखिएगा तो सारा आम सड़ जाएगा। मुख्यमंत्री जी को आप बोल? हाँ, उस समय रेल मंत्री थे। अच्छा, रेल मंत्री थे नीतीश कुमार? हाँ। तो राजद से भी टिकट मेरा फाइनल हो चुका था। आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने मेरा टिकट फाइनल कर दिया था। यदि एक विधायक चाह लेंगे तो उनके क्षेत्र में एक भी भ्रष्टाचार नहीं होगा। जिनका जो अधिकार है वो मिलेगा, और उसके बाद उससे क्या होगा कि वोट देने का भी अधिकार लोग समझेंगे कि मैंने वोट दिया तो उसका सही से पालन। एक चीज बताइए, तेजस्वी यादव जी से आपकी फोन पर बातचीत होती है? नहीं, बातचीत नहीं। देखिए, होता है क्या, हालचाल लेते हैं, वो अच्छे लोग हैं। हालचाल लेते हैं? हालचाल वो अच्छे, मतलब आपका हालचाल लेते हैं कि क्षेत्र का हालचाल लेते हैं? हाँ, क्षेत्र का हालचाल। बात बताइए, आपको क्या बार गोली लगा? 3 बार गोली लगा है। 3 बार लगा, तीनों बार बच गए? हाँ, भगवान बचाते हैं लोगों का। आप मानते हैं कि भगवान है? हाँ, ईश्वर तो है। पूजा पाठ आप करते हैं? पूजा पाठ। मेरा नाम राजा है और आप देख रहे हैं रोसड़ा जंक्शन। अभी हम जिस जगह पे मौजूद हैं, यहाँ पीछे दीवार पर एक कोटेशन लिखा हुआ है। उस पर लिखा हुआ है, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा कुछ भी हो, हार नहीं मानूंगा। यह एक ऐसे नेता का कार्यालय है, कमरा है, जिसे नेता न कहकर समाजसेवी कहे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मात्र 14-15 साल की उम्र में ये राजनीति में आ गए, और तब से लेकर अब तक न जाने कितने गरीबों का, शोषितों का, वंचितों का आवाज़ बनकर उनकी लड़ाई को लड़े और उनको न्याय दिलवाए। इस क्रम में न जाने कितने भ्रष्ट पुलिस वालों को इन्होंने सस्पेंड करवाया, न जाने कितने भ्रष्ट अधिकारियों पर इन्होंने कार्रवाई करवाई। एवज में इन पर भी काफ़ी बार जानलेवा हमला हुआ, 3 बार इन पर गोलियां चली। अभी हमारे साथ रोसड़ा के नहीं कहकर बिहार स्तर के नेता हैं। इनका कार्यक्षेत्र ज़्यादातर समस्तीपुर जिला, दरभंगा जिला और पूरे राज्य में ये गरीबों, वंचितों, शोषितों की मदद करते हैं। हमारे साथ हैं आज रविंद्र नाथ सिंह उर्फ चिंटू सिंह जी। तो सर, ये बताइए कि जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं, उस उम्र में आप राजनीति में आ गए, गरीबों की मदद करने लगे, कैसे हुआ ये? देखिए,
लोगों में भावना होती है, जो मनोभावना थी। मैं अक्सर यहाँ तो मैं अच्छे परिवार से आता हूँ, जमींदार परिवार से लोग आते हैं यहाँ, तो मैंने गरीबों को भी देखा है किस प्रकार वह मजदूरी करके अपना परिवार का भरण पोषण करते थे। आज तो स्थिति बदल चुका है। तो अक्सर जब मैं बाहर से आता था, पढ़ाई के क्रम में घर आता था, तो देखता था स्थिति दलित, गरीब, शोषित, पीड़ितों का। तो उनके प्रति मेरे मन में काफ़ी ये रहता था कि उसको मदद करें। और इसी दरमियान जब हम लोग पढ़ रहे थे, पढ़ाई के दरमियान जी भी जो हैं कई मामले आए, देखा गया कि पैसे लेकर काम किया जाता है, गरीबों को हकमारी होती है। तो शुरू से ही मेरे मन में था कि लोगों को मदद करें और एक मान सम्मान प्रतिष्ठा अपना अर्जित करें। और इसी लड़ाई की शुरुआत किए, और आज भी उन गरीब, कमज़ोर, लाचारों के लिए ही मैं आगे बढ़ता हूँ। और जो व्यक्ति मेरे पास आ जाते हैं तो मैं यथासंभव मदद करता हूँ, उनकी लड़ाई को लड़ने का काम करता हूँ। चूँकि शिक्षा का जो ज्ञान होता है तो अपने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। शिक्षा का मतलब है कि हमारे समाज में जो कमज़ोर हैं उनको भी शिक्षा का ज्ञान होना चाहिए। यदि मैं राजनीति क्षेत्र में आया हूँ और मुझे ज्ञान है कि किस विभाग में कैसे लोगों का उद्धार हो, उनका कल्याण हो, खास करके जन कल्याण की भावना, तो जन कल्याण के लिए मैंने जो है उनको मदद करता हूँ कि इनका जन कल्याण होना चाहिए। राजनीति का अर्थ है कि जन कल्याण, और खास करके उनका जन कल्याण होना चाहिए जो गरीब, शोषित, दलित, पीड़ित हैं। पीड़ितों का जो है जन कल्याण होना चाहिए। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। लोग चुनाव जीत कर जाते हैं, विधानसभा, लोकसभा पहुंचने का काम करते हैं, लेकिन जन कल्याणकारी योजनाओं को भूल जाते हैं। अखबार के पन्ने पर छपता है, सारी योजनाएं पारित की जाती है, लेकिन धरातल पर जो है गरीबों का शोषण होता है। तो इस शोषण को बंद करने के लिए मेरा एक मुहिम चल रहा है, जो आम लोगों का विश्वास है, उस विश्वास पर मैं खरे उतरने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये एक ऐसे नेता हैं जिनका क्षेत्र किसी सीमित क्षेत्र में बंधा हुआ नहीं है, चाहे वो दरभंगा जिला का हो, पूर्णिया जिला का हो, सहरसा जिला का हो, बेगूसराय जिला का हो। हर एक जिला के लोग इनसे मदद मांगने आते हैं। अभी भी बहुत सारे लोग इनके घर पे बैठे हुए हैं जो किसी ना किसी काम से आए हुए हैं। तो हम इनसे बात सिर्फ रोसड़ा के मुद्दा पे करेंगे। अगर इनसे पूरे बिहार स्तर पे बात करें तो इंटरव्यू पूरा दिन चलेगा। तो रोसड़ा के मुद्दा पे बात करेंगे। रोसड़ा की समस्या को लेकर ये काफ़ी मुखर रहे हैं। रोसड़ा के सैकड़ों, हजारों लोगों की इन्होंने मदद की है। रोसड़ा के कई भ्रष्ट पुलिस वालों को इन्होंने सबक सिखाया है, कार्रवाई करवाई है, सस्पेंड करवाया है। इस पर भी आएंगे। वर्तमान में एक मुद्दा ये है कि समस्तीपुर के जो सिविल सर्जन हैं उन पर इन्होंने मानवाधिकार आयोग का जांच बैठवा दिया। क्या मामला है सर? सर्जन साहब क्या कर दिए? देखिए, स्वास्थ्य विभाग यहाँ देश में सबसे बड़ी, लोगों को जागरूक करने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की आवश्यकता है। जब शिक्षा का स्तर ही गिर जाएगा तो क्या स्थिति होगा, आप समझ सकते हैं। लोग शिक्षित नहीं बन पाएंगे तो अपने अधिकार से वंचित हो जाएंगे। और स्वास्थ्य, यदि लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे तो वह कोई काम कर नहीं सकते हैं। सरकार करोड़ों खर्च करते हैं, अरबों खर्च कर रही है, लेकिन यहाँ माफिया के द्वारा और क्या कहते हैं, सिविल सर्जन के द्वारा इतना घोटाला किया जा रहा है जो गरीबों का आज भी शोषण किया जा रहा है। आज एक चीज़ बताइए कि मैंने सरकार के द्वारा सरकारी हॉस्पिटल में दवा से लेकर डॉक्टर तक की व्यवस्था की गई है, लेकिन डॉक्टर क्या करते हैं, जाके देखिए प्राइवेट क्लिनिक, सरकारी में बैठते हैं लेकिन कहते हैं प्राइवेट में आके इलाज कराओ। प्राइवेट क्लिनिक उनका चल रहा है जो कि अवैध है, नियम के विरुद्ध है। जब सरकार से वेतन आप ले रहे हैं तो फिर किस आधार पर आप जो है प्राइवेट क्लिनिक में उन गरीबों का शोषण कर रहे हैं?
और कई ऐसे मामले मेरे पास आए हैं जो गरीबों का मैंने जब देखा। समस्तीपुर वाले सिविल सर्जन ऐसा क्या करे? देखिए सभी मैंने जो मानवाधिकार आयोग में माननीय अध्यक्ष महोदय को दिया था आवेदन में स्पष्ट दिया था कि इनके मिली भगत से अवैध क्लिनिक, अवैध नर्सिंग होम, अवैध पैथोलैब जांच घर और अल्ट्रासाउंड चल रही है। उसका वजह है कि इनको महीना जाता है। रोसड़ा से भी? रोसड़ा ही नहीं, समस्तीपुर जिले के विभिन्न प्रखंडों में अवैध क्लिनिक चल रहे हैं, अवैध नर्सिंग होम चल रहे हैं, जिनसे सिविल सर्जन कार्यालय को पैसा जाता है। यहाँ तक पैसा जाता है कि घूस जाता है? घूस जाता है, वही रिश्वत कहा जाए, घूस जा रहा है। उसके वजह से गरीब लोगों की मृत्यु दर बढ़ रही है। अब सोच लीजिए, जो झोला छाप डॉक्टर खोले हुए हैं, वहाँ क्लिनिक खोले हुए हैं, वहाँ पर कोई पढ़े लिखे अच्छे लोग नहीं जाते हैं। पढ़े लिखे अच्छे लोग रजिस्टर्ड जो नर्सिंग होम है वहाँ जाते हैं, पटना जाते हैं, चाहे सरकारी अस्पताल में जाते हैं। लेकिन गरीबों को बहला फुसला कर झोला छाप डॉक्टरों के यहाँ इलाज करवाया जाता है, एक पैसा ऐंठने का काम किया जाता है। अभी आपने देखा सिविल सर्जन महोदय ने जो माननीय मानवाधिकार आयोग महोदय को जो दिया है, उन्होंने दिया है कि यहाँ पर 30 जो है अल्ट्रासाउंड केंद्र समस्तीपुर जिले में, 20 नर्सिंग होम और 25 पैथोलैब जांच घर मात्र चल रहा है। जबकि हम कहते हैं कि 300 से ऊपर अवैध नर्सिंग होम चल रहा है, विभिन्न प्रखंडों में चल रहा है, जो आप भी घूमते हैं तो देख रहे हैं। अवैध क्लिनिक चल रहा है, अवैध जांच घर चल रहा है। इन्होंने कहा कि अभी तक किसी प्रकार का अवैध नहीं चल रहा है। जबकि आपने देखा होगा कि विभूतिपुर में 20 जून को एक गरीब महिला रिंकू देवी एडमिट होती है एक फर्जी नर्सिंग होम में। वहां पर उसको नॉर्मल डिलीवरी उस महिला को हो जाता है, और सिर्फ पैसे के लालच में 22 जून को उसका ऑपरेशन कर दिया जाता है। जब नॉर्मल डिलीवरी हो गया तो फिर कैसे उसका ऑपरेशन किया गया, क्यों किया गया? सिर्फ पैसे के लिए ऑपरेशन किया, उसकी मृत्यु हो गई, उक्त महिला की मृत्यु हो गई। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? सिविल सर्जन जिम्मेवार है। सिविल सर्जन के देख रेख में जो है अवैध कारोबार चल रहा है। और इसलिए मैंने मांग किया है, किससे मांग? मैं माननीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष महोदय से मांग किया है कि सिविल सर्जन पर सबसे पहले हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए और 50 लाख का मुआवजा उस महिला को दिया जाए जिसकी मृत्यु हुई है। आप मांग किए हैं, तो आपको लगता है कि बिहार में ऐसी व्यवस्था है कि आपकी मांग पे कार्रवाई होगी? बिल्कुल होगी। कानून का राज है, कानून की जो है ठीक है, पैरवी है, उसके पास पैसा है, अवैध पैसा है, तत्काल चलेगा। कुछ नेता लोग उनको मदद करेंगे, लेकिन मैं इसको सुप्रीम कोर्ट तक ले जाऊंगा। इस मुद्दे को मैं जब तक न्याय नहीं मिलेगा, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। मैं उस महिला को न्याय दिलाऊंगा, और जहाँ जहाँ पीड़ितों के साथ अन्याय हो रहा है, जिनकी मृत्यु हो रही है, गलत दवा लिखा जा रहा है, उसके विरुद्ध मैं मामले को उजागर करता। ये मामला तो सिर्फ सिविल सर्जन के खिलाफ नहीं हुआ ना, जितने अवैध हॉस्पिटल चल रहे हैं उस सब के खिलाफ भी हो गया। हाँ बिल्कुल है। तो दुश्मनी हो जाएगी ना। अरे दुश्मनी से क्या है, आम जनता का भला होना चाहिए। उनका लाखों का फायदा होता है, आप उस पर रोक लगाइएगा तो आपको तो दुश्मन मान लेंगे। तो इसके लिए अब राजनीति में आए हैं, तो राजनीति में हम लोग जो है सामाजिक स्तर के कार्यकर्ता हैं, लोगों के सुख दुख को देखते हैं। तो पहले हम आम जनता को देखेंगे, ना कि हम अपना पेट भरेंगे। पेट भरने का नहीं बोल रहे हैं। मान लीजिए आप सिक्योरिटी लेके तो चलते नहीं हैं, ये 50, 60, 100 हॉस्पिटल को आप बंद करवाइएगा तो आपके पीछे पड़ जाएंगे ना। देखिए, पीछे पड़ने के लिए जिस दिन मरना होगा उसको कोई नहीं रोक सकता है। कई बार हमले भी हो चुके हैं, लेकिन इसका परवाह हम लोग नहीं करते हैं। जो जनता मेरे पास मदद में आएंगे, मैं उनको मदद करूंगा, उनके न्याय की लड़ाई को लड़ूंगा। मैं जान की परवाह किए बगैर। जान का परवाह किए बगैर। जान क्या है, जान आज जन्म हुआ है तो मृत्यु तय है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन किसी व्यक्ति के अधिकार के लिए लड़ना, उनके अधिकार को दिलाना ही मेरा मूल कर्तव्य है। आपको उम्मीद है कि आपको न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। मुझे कानून पर भरोसा है, मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है, और अच्छे अधिकारी जो ईमानदार अधिकारी हैं वो निश्चित कार्रवाई करेंगे। अच्छा रविंदर जी, एक बात बताइए, रोसड़ा का बहुत ही फेमस कह सकते हैं, बहुत ही डिलीशियस बढ़िया होटल है अतिथि सत्कार, उसको तुड़वाने पे काहे लगे हुए हैं? देखिए, वह
जमीन जो है, अच्छा, कौन जिस पे होटल बना जिस पर होटल बना हुआ है, हाँ, वह मठ का जमीन था, अच्छा, जिसे लोगों ने डोनेट किया था मठ के लिए। हाँ, और फिर 6/1/84 को वहाँ मठ के महंत के द्वारा, विद्यानंद शास्त्री जी के द्वारा, बिहार सरकार के नाम से रजिस्ट्री किया था, जो आयुर्वेदिक कॉलेज के नाम से। वह जमीन आयुर्वेदिक कॉलेज के नाम से है और वहाँ पर कॉलेज चलता था। अच्छा। लेकिन मठ के महंत के द्वारा साजिश के तहत उस आयुर्वेदिक कॉलेज को बंद कराया गया, जबकि कहीं कानूनन यह नहीं है कि मठ के जमीन पर या सरकारी जमीन पर अवैध होटल का निर्माण कराया जाए। जो अतिथि सत्कार होटल है वो अवैध है, अवैध है, बिल्कुल अवैध है। चल रहा है इतना, मतलब फ्रीली चल रहा है। उसमें पदाधिकारियों का सेटिंग है, जिला स्तर के कुछ पदाधिकारी हो, उसमें आप देखते होइएगा कि उसका होटल नहीं चलता है, लेकिन नेताओं का जमावड़ा वहाँ रहता है। वहाँ 2 नंबर का काम भी वहाँ चलता है उस होटल में। और वह कैसे बना है इस बात को मैं जान रहा हूँ। वो होटल का निर्माण कैसे कैसे बताइए। उसके पास उतना पैसा ही नहीं था, 2 नंबर के पैसे से बना हुआ है वो, जिसकी जांच के लिए मैंने दिया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, आर्थिक अपराध शाखा में मैंने दिया आप है। आवेदन कर दिए? बिल्कुल हम दिए हुए हैं। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? जांच होगी और सामने आएगी। जांच होगी तो बिल्डिंग बन गया बड़ा बड़ा करोड़ों का, तो क्या कीजिएगा? टूट अभी जाएगा। कई करोड़ का बिल्डिंग मुजफ्फरपुर में भी टूटा है, मठ के जमीन पर जो है। आपने देखा होगा माननीय विधि मंत्री श्री प्रमोद कुमार जी का बयान आपने देखा होगा कि जितने भी मठ और मंदिर के जमीन है उस पर अतिक्रमण मुक्त होगा, जो जिन भू माफियाओं ने कब्जा किया है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि होटल अतिथि सत्कार टूट जाएगा? बिल्कुल टूट जाएगा। वो तो पदाधिकारी सत्कार होटल है। अच्छा। अतिथि नहीं, पदाधिकारी सत्कार होटल है। वहां पर कुछ भ्रष्ट पदाधिकारियों का सेवा करता है। कहाँ का? रोसड़ा का भ्रष्ट? रोसड़ा अतिथि सत्कार होटल में। कहाँ का भ्रष्ट पदाधिकारी? रोसड़ा का? रोसड़ा अनुमंडल के कई ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, जिला तक के लोग उसमें जाते हैं। वहां पर सारा सुख सुविधा, सारा व्यवस्था मिला हुआ है, जो कि एक हेस्टिंग ऑपरेशन भी जल्द ही होगा उसका, तो वो भी सामने आ जाएगी। आप बोल रहे हैं टूटेगा, तो फिर हेस्टिंग ऑपरेशन? हेस्टिंग ऑपरेशन इस बीच में हो जाएगा, टूटने से पहले। अब मैं जो काम करता हूँ बोल के करता हूँ। मतलब आपके कहने का मतलब 6 महीना के अंदर होटल तोड़वा दी? 6 महीना के अंदर होटल की बिहार जो कानून है, जो माननीय आयोग का जो कानून है, उसके बाद जो विधि मंत्री के द्वारा जो दिया गया है, उसमें तो होटल टूटना चाहिए। भरोसा है कि टूट जाएगा? हाँ, उसमें जो रिपोर्ट भी गया हुआ है, हाईकोर्ट में रिट भी किया हुआ है, उसमें रिपोर्ट तैयार था, अविलंब देना था। तत्कालीन डीएम साहब रिपोर्ट तैयार करवाए हुए थे, लेकिन वर्तमान डीएम साहब जो अब क्यों रोके हुए हैं, मुझे तो लगता है कि उनके सौजातीय हैं, जिस वजह से डीएम साहब रोक के रखे हुए हैं, कहीं न कहीं से पैरवी लगा के। क्योंकि नेताओं का वहाँ उठना बैठना, खाना पीना, ऐश मौज होता है उस होटल में। समस्तीपुर डीएम के बारे में? हाँ बिल्कुल। समस्तीपुर डीएम साहब के सौजातीय होने के नाते उस होटल पर कार्रवाई नहीं करते हैं, जबकि माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ से और राजस्व विभाग के यहाँ से बार पत्र जिलाधिकारी समस्तीपुर को आ रहा है, लेकिन वो कार्रवाई नहीं करते। आप बोले ना डीएम साहब को? डीएम साहब को मैंने कई बार बोला है और लिखित भी दिया है, तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं इसको दिखवा रहा हूँ, कार्रवाई कर रहा हूँ। ऊपर से आ चुका है आदेश डीएम साहब के पास कि होटल पे कार्रवाई किया जाए। होटल पे लेकिन कार्रवाई डीएम साहब के स्वजातीय हैं, इसीलिए वो रोके हुए हैं। तो आगे क्या होगा इसमें? आगे क्या होगा? आगे फिर मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलूंगा। इस बात को लेकर मुझे पत्र आया हुआ है राजस्व विभाग से, जो मैं दिखा भी सकता हूं कि मेरे पास पत्र आया हुआ है 5 तारीख को, कि उस होटल को जो है कार्रवाई करने के लिए। कार्रवाई मतलब तोड़ना ही ना? तोड़ना है, बिल्कुल उसको तोड़ना है, अतिक्रमण मुक्त करना है। जब तक टूटेगा नहीं आप रुकिएगा? नहीं, बिल्कुल टूटना चाहिए और उस पर आयुर्वेदिक कॉलेज का निर्माण होना चाहिए। तो रोसड़ा में आयुर्वेदिक कॉलेज भी बनेगा? बिल्कुल। आयुर्वेदिक कॉलेज का निर्माण होने से क्या होगा कि आज भी आयुर्वेद पर लोगों का विश्वास है, और पहले से 2.5 एकड़, जो कि कम से कम 15 से 20 करोड़ का वो प्रॉपर्टी है। अभी सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन अधिकारी लोग, कुछ भ्रष्ट अधिकारी के वजह से भू माफियाओं के द्वारा सरकार के जमीन को और क्या कहते हैं मठ के जमीन को कब्जा करके अपना निजी कारोबार चला रहे हैं, अपना संपत्ति अर्जित कर रहे हैं महंत और इसके द्वारा, भूमाफियाओं के द्वारा। अच्छा रविंदर जी, एक बात बताइए, अभी इससे पहले अभी जो वर्तमान
थाना प्रभारी हैं रोसड़ा के। इससे पहले एक पदाधिकारी थे अमित कुमार जी, जिसको आप बराबर गणित कुमार कह के संबोधन करते हैं। गणित कुमार का है? देखिए मैथ का जो है उसका गणित नाम जो है, गणित क्यों होता है? वो जोड़ घटाव करने के लिए। अच्छा। तो जोड़ घटाव करने में मास्टर था वो। अच्छा, कौन चीज का जोड़ घटाव? शराब माफियाओं से, अच्छा। भू माफियाओं से। अच्छा। उसका इसी होटल में बैठना उठा, अतिथि सत्कार में अच्छा। बैठता था, वहीं खाता पीता था, ऐश मौज करता था। मौज मतलब क्या, लड़कीबाजी? नहीं, लड़कीबाजी नहीं कर सकते हैं हम। दारूबाजी? वहाँ पर जान रहा है, सभी लोग जान रहा है कि अवैध कारोबार चल रहा था और वो भू माफिया है। जैसे आप इतने बड़े बड़े उसका रिश्तेदार है अतिथि सत्कार वाला अमित कुमार का, गणित कुमार का, समझिए। आप गणित कुमार क्यों बोलते हैं? आपको डर लगता है नाम लेने में? डर कौन चीज का लगेगा? ऐसा ऐसा कितना आया और गया, वो डर कौन चीज का गया? नहीं तो आप जब सोशल मीडिया पे लिखते हैं तो आप गणित कुमार लिखते हैं, तो हमको लगा कि ये पैसा जोड़ने में जो है, अपराधियों से सांठ-गांठ करने में, ये तो इसलिए वो गणित हुआ ना। वो अच्छा। वो पैसा जो लेन देन करता है वो गणित के द्वारा करता है, तो इसलिए इसका नाम गणित कुमार का। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि रोसड़ा में जो अवैध शराब का कारोबार हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं अमित कुमार का हाथ? बिल्कुल बिल्कुल था। उसमें एक कांड संख्या है 221/2020, जिसमें सूचक अनिल मुखिया, भाजपा का प्रखंड उपाध्यक्ष, उसने सूचना देकर शराब पकड़वाया। उसका ऑडियो है, वीडियो है, लेकिन राजनीति बर्दस्ता के वजह से इस पर अमित कुमार पर कार्रवाई नहीं हुई, गणित कुमार पर। इसका राजनीति बर्दस्ता, झूठा केस में फंसा दिया किसी को। हाँ बिल्कुल, 2 लोगों को उसमें झूठा मुकदमा में फंसाया, गरीब लोगों को। जिस पुलिस पे लोगों की मदद करना रहता है, कानून व्यवस्था बनाना रहता है, ये आरोप लगा रहे हैं कि अमित कुमार गरीबों को झूठा मुकदमा में फंसा दिए। जिनको गुंडों पे कार्रवाई करना रहता है वो गुंडों के साथ मिलकर गरीब लोगों को फंसा। आप सीसीटीवी फुटेज निकालिए बहरे रोसड़ा थाना का। अच्छा। उसमें देखिएगा, सब शराब माफिया हो चाहे भू माफिया हो, इनके साथ उठना बैठता था प्रत्येक दिन। जो थाना का दलाल है वो बैठता था, आम जनता जाने से डरते थे इनके समय में। इस पर आप आवाज उठाए? बिल्कुल आवाज उठाए थे। क्या कार्रवाई? क्या कार्रवाई? आईजी, एक मामला झूठा कांड दर्ज हुआ 338/19, जिसमें आईजी साहब, पुलिस महानिदेशक महोदय ने जांच बैठवाया। उसमें निर्दोष साबित किया कि इसमें 2 लोग निर्दोष हैं, लेकिन निर्दोष को जेल भेजने में इन पर अब मानवाधिकार आयोग से कार्रवाई होना तय है, क्योंकि वर्तमान में राजनीति संरक्षण के वजह से इन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। एक मामला आप बराबर उठाते हैं कि विभूतिपुर में एक मूर्ति की चोरी हुई थी। आप विभूतिपुर में एक मूर्ति की चोरी हुई थी, काफी खबर फैली थी मीडिया के माध्यम से। इनका कहना है कि रोसड़ा के इंस्पेक्टर साहब, थाना प्रभारी साहब ने ही मूर्ति चोरी करवाया। बिल्कुल, मैंने तो एफिडेविट करके दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महोदय को, मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, डीजीपी साहब को मैंने एफिडेविट करके दिया है कि अमित कुमार उर्फ गणित कुमार जहाँ जहाँ ये गया है, या पहले पूर्णिया में इस पर माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप था, तो वह प्लानिंग सेटिंग करके यह ट्रांसफ़र करवाया समस्तीपुर जिला। समस्तीपुर जिले में जब ये आया तो वर्ष 2018 में इसकी पोस्टिंग होती है सराय रंजन थाने में 56 करोड़ का मूर्ति लूट होता है। अच्छा। और वह 56 करोड़ का जो है मठ, नरगोगी मठ का जो है मूर्ति लूट हुई। अच्छा। और लूट होने के बाद क्या हुआ कि उसमें जो है, जब वहाँ के दरोगा यही थे तो? हाँ, उस समय थाना प्रभारी यही थे। अच्छा, 56 करोड़ की मूर्ति? 56 करोड़ की मूर्ति हुई थी, और इसके आईओ भी यही हैं। अच्छा, केस का जांच भी यही कर रहे हैं? हाँ हाँ, केस के आईओ। आपको लगता है कि अपने लुटवा करके अपने जांच अधिकारी बन जाते? नहीं, हाँ, जांच अधिकारी बने, लेकिन इनका गुरु घंटाली चला नहीं। अच्छा। क्योंकि पटना से 56 करोड़ की मूर्ति का सवाल था। दीपक रंजन जी अच्छे आईपीएस थे। अच्छा। दीपक रंजन जी और पटना से डीजीपी साहब का जब दबाव बना तो एसआईटी का गठन किया गया, वहाँ सदर डीएसपी तनवीर अहमद जी के नेतृत्व में। अच्छा। जब तनवीर अहमद जी ने पूर्ण रूप से इसकी जांच की तो वह मूर्ति बरामद हुआ पूर्णिया कटिहार से, जहां से अमित कुमार आया था। अच्छा। पूर्णिया से आया, वो पूर्णिया से बरामद हो गई। अच्छा। और इसको इसलिए बरामद हुई। फिर उसके बाद तुरंत जब इनकी संलिप्तता सामने आ रही थी तो राजनीतिक दबाव पड़ा एसपी साहब पर। एसपी साहब पर जब राजनीतिक दबाव पड़ा तो इसका ट्रांसफर विभूतिपुर कर दिया गया। अच्छा। और विभूतिपुर थाना में इनका पोस्टिंग होता है। अच्छा।
विभूतिपुर में जब ट्रांसफर हो गया फिर 2000 ये मूर्ति लूट के बाद, उसके बाद क्या हुआ कि राजनीति षड्यंत्र के तहत एसपी दीपक रंजन जी का ट्रांसफर करा दिया गया, सदर डीएसपी जो है तनवीर अहमद जी का करा दिया गया। एक दरोगा इतना पावरफुल हो सकता है कि एसपी का ट्रांसफर करवा ले? हाँ हाँ, एक करा सकता है, इसलिए कि वो अवैध कमाई किए हुए है, उसका ऊपर खिलाता है। हाँ, ऊपर खिलाता है वो। और उसके बाद यह आया यहाँ पर, हाँ, सराय रंजन 39-18 केस दर्ज है मूर्ति लूट कांड का। यहाँ वाला बताइए ना, मूर्ति में क्या? और विभूतिपुर में महथी गांव में मठ में मूर्ति का लूट हुआ, 12 करोड़ का वह मूर्ति था। चोरी हुआ कि लूट हुआ? देखिए वो चोरी करवाया गया ही, समझिए लूट हुआ, हत्या हुई तो लूट हुई। उसमें मठ के जो है सेवादार हैं उनकी भी हत्या हुई है। हत्या होने के बाद इस केस के इन्वेस्टिगेशन करता भी यही बनते हैं। आपको लगता है कि यही करवाए हत्या? बिल्कुल यही करवाए हैं, 32-19। अब सोच रहे हैं कि 12 करोड़ का ये मूर्ति है और वह गायब हुआ वहां से, और इन्हीं के समय में सब मूर्ति गायब हो रहा है। इन्हीं के समय में, अमित कुमार के समय में ही गायब हुआ, और इन्वेस्टिगेशन अफसर भी खुद बनते हैं। बताइए, तो जांच का विषय है। बताइए, रोसड़ा के पूर्व दरोगा के बारे में ये बता रहे हैं कि ये दारू माफिया के साथ मिलकर शराब की बिक्री करवाते हैं। ये जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ का महंगा मूर्ति का लूट करवा देते हैं। एक लोगों की मौत भी हो गई थी विभूति। हाँ हाँ, मौत भी हो गई थी। उसके बाद ठीक उसके बाद इसका प्रमोशन देके इंस्पेक्टर बना के भेज दिया जाता है रोसड़ा, जबकि इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, तो उसके बदले में प्रमोशन देके यहाँ पर रोसड़ा आया। और रोसड़ा में भी आया तो इनका जो संबंधी गांव था बिरहा के रामजन का मठ में भी जो है 2 करोड़ का मूर्ति लूट हुआ, जो कांड संख्या 312-19 दर्ज है। वह मूर्ति भी आज तक बरामद नहीं है। तो ऐसे लोग कैसे गरीब लोगों की मदद करेंगे जो खुद लुटेरा? ये लुटेरा तो है ही, अपराधियों का, माफियाओं का संरक्षक है ये। जहाँ जा रहा है मूर्ति लूट करवा रहा है, दारू बिकवा रहा है, अपराधी से सांठगांठ कर रहा है, उसका प्रमोशन हो जा रहा है। तो बिहार में आपको नहीं लगता है कि कानून का राज है? देखिए उसका वजह है कि राजनीतिक संरक्षण जो मिला हुआ है। तो राजनीतिक संरक्षण वाले को समय लगता है, क्योंकि यह लड़ाई जो है छोटी लड़ाई नहीं है। तो आप इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं? बिल्कुल लड़ रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है। अभी तक कुछ कार्रवाई हुई है अमित कुमार के खिलाफ? देखिए कार्रवाई के मामले में इनको ट्रांसफर किया गया था मधुबनी। आईजी साहब जब सारी बात को समझे, ये जो मामला हुआ था उसके बाद आप लगे तो इनका ट्रांसफर कर दिया गया था। लेकिन अभी जैसे 338-19 में निर्दोष को जेल भेजने में अब मानवाधिकार आयोग और डीजीपी साहब के यहाँ दिए हैं। अमित कुमार किसी को निर्दोष को जेल भेजे थे। वो अपने चेला के माध्यम से एक केस करवाए थे। जब मैंने 15 अक्टूबर को एक पोस्ट डाला था फेसबुक पर कि मैं मूर्ति लूट कांड का उद्भेदन करूंगा, इसमें कौन पुलिसकर्मी संलिप्त है, तो उन्होंने अपने दलाल से भी मुझे फोन करवाया था। तो मैंने नहीं माना, तो 16 अक्टूबर को आपको मैनेज करने का कोशिश किया। और क्या कहते हैं, 16 अक्टूबर को एक फर्जी केस करवाया 338-19 आप पर नहीं, मेरे ऊपर नहीं। वो जहां मैं रोसड़ा में अपने ननिहाल में रुकता था, तो इनके दलालों ने कहा, स्पष्ट बात, इनके 2 दलाल थे, बबलू मिश्रा और बुलबुल सिंह। इन्होंने कहा कि उस पर, बबलू मिश्रा जी किनको बोले, जिनका पेट्रोल पंप उसका थोड़ी है, उसके भाभी का है। वो तो फर्ज झूठ बोलता है कि मेरा पेट्रोल पंप है, उसके भाभी के नाम से पेट्रोल पंप। आप काफी देखते हैं उनके खिलाफ फेसबुक पे लिखते रहते हैं, ऐसा मतलब क्या? देखिए उसका वजह है, पहले तो मैं जानता था, लेकिन जब मेरी हत्या का सेटिंग किया चतुर्वेदी के माध्यम से। चतुर्वेदी कौन थे? चतुर्वेदी एसपी के ओएसडी जो था, उसको आपके हत्या का सेटिंग कर दिया। हाँ, नगर थाना 2018 में मैंने चतुर्वेदी पर कार्रवाई करवाया था, पेट्रोलिंग चलवाया था। वह प्रमोशन के पक्ष होने वाला था, वो डीएसपी नहीं बन पाया। उस पर कार्रवाई हुई। उस पर क्या था? उन्होंने एक नाबालिग लड़के को जो है गलत केस में फंसाकर मारपीट किया, हाथ तोड़ दिया। वो लड़ाई भी आप लड़े? हाँ, वो अल्पसंख्यक जाति से था, बहुत गरीब था। उसके बाद आपके मारने का सेटिंग कर दिया? नहीं, उसके बाद क्या हुआ कि शिवाजी नगर थाना में जो निर्दोष लोगों को फंसाया गया था, लगभग 6 से 7 हजार कुर्मी, जो 7 पंचायत के कुर्मी जाति के लोगों को फंसाने का खेल चला था। 20 से 25 हजार रुपया प्रत्येक जो निर्दोष लोगों से वसूली की जा रही थी, 2 करोड़ का टारगेट था पुलिस का, वह पूरा नहीं हो पाया मेरे वजह से। मेरे पास कुछ लोग चुनाव के दरमियान मदद में आए कि निर्दोष लोगों को फंसाया गया। तो मैं माननीय सांसद, पूर्व सांसद
स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी के कहने पर मैंने लोगों का मदद किया था, जिसमें सच्चाई सामने आई। उसमें श्री राम दुबे दरोगा गिरफ्तार होके गए, उसमें डीएसपी पर फोर्सरिंग कार्रवाई चली अरुण दुबे पर, और थाना प्रभारी वहाँ शिवाजी नगर के हनुमान चौधरी सस्पेंड किए गए, चौकीदार सस्पेंड किए गए। मैं इसके लिए धन्यवाद श्री छतनील बाबू डीआई साहब को देता हूँ कि इतनी बड़ी उन्होंने कार्रवाई की और लोगों को न्याय देने का काम। सेटिंग आपको मारने का कब? उसी के बाद से शराब माफियाओं के द्वारा सेटिंग करके मुझे धमकी दिलवाया गया, और वह बाद में पता चला कि ये सारा सेटिंग जो है बबलू मिश्रा जो है करवाया था, और बबलू मिश्रा, चतुर्वेदी, ये लोग मिलके। क्या कहना चाह रहे हैं कि बबलू मिश्रा रोसड़ा में शराब का कारोबार? हाँ, करता था शराब का कारोबार। अभी एसपी साहब के आने के बाद बंद है, अभी नहीं हो रहा। हाँ, कई लोगों ने आवेदन भी दिया है उनके ऊपर, और संपत्ति की जांच होनी चाहिए। एक चीज मैंने दिया है, एफिडेविट में करके दिया है। बबलू मिश्रा, हाँ बिल्कुल, एकदम जांच होनी चाहिए कि इसके पिताजी के पास और इसके पास इतना संपत्ति कहाँ से आया, जांच होनी चाहिए। जैसे बताइए, आप राज स्तर पर राजनीति करते हैं, हाँ। पुलिस अधिकारियों से जान पहचान है, मुख्यमंत्री तक से आपका सीधा संबंध है, आपके मारने की सेटिंग हो सकती है गलत के विरुद्ध आवाज उठाने पे, तो कोई आम आदमी कैसे उठा सकता है? उसको तो रोसड़े में खत्म कर देगा। वो तो होता ही है, देख लीजिए कई कितने घटना हुई है, हम लोग को तो भगवान बचा रहे हैं। जब पता कर लीजिएगा मोतीपुर में 2019 में ही, जब मैं जा रहा था रोसड़ा, शाम के समय में मेरे ऊपर जो है 2-3 बाइक से जो है मेरा ओवरटेक किया गया। मोतीपुर के मैं अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को धन्यवाद देता हूँ, वहाँ महताब खान जी को धन्यवाद देता हूँ, वहाँ के सरपंच साहब को धन्यवाद देता हूँ, उन लोगों ने मेरी जान बचाई, नहीं तो उस दिन मेरी हत्या हो गई रहती 2019 में। और उसके बाद थाना प्रभारी अमित कुमार था, इसको फ़ोन करते रह गए, फ़ोन नहीं मेरा उठाया। व्हाट्सएप पर मैंने मैसेज भेजा, मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। तब कई लोग उधर से और लोग 20-25 मोटरसाइकिल से उधर से आए, देवुराय जी लोग ही थे, पूर्व मुखिया, वो लोग आए तो हमको ले गए साथ में ले जाके प्रोटेक्शन में। तो ये है रोसड़ा की कानून व्यवस्था। हो सकता है कि बहुत सारे अधिकारी अच्छे हों, अच्छे से काम करते हों, लेकिन जिस तरह का ये बता रहे हैं, ये पूरी तरह से रोसड़ा का कानून व्यवस्था चौपट है, शराब माफियाओं के गुंडों के हाथ में है। और कोई उस पर कार्रवाई की बात करता है तो पुलिस से ही सेटिंग करवा के उसको जान से मारने की कोशिश की जाती है, उस आदमी को जिस आदमी की राजनीतिक पहुंच मुख्यमंत्री तक है। सोच लीजिए, अगर आम आदमी इन माफियाओं के खिलाफ आवाज़ उठाया तो उनका क्या हश्र किया जाएगा इन माफियाओं के द्वारा और रोसड़ा के पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा। देखिए, आम जनता के साथ तो जो हो रहा है वो समझ रहा है। अमित कुमार के समय में कितने लोगों को भू माफियाओं ने जमीन कब्जा करने का काम किया। अब आज वो दौड़ते रह गए, एफआईआर तक नहीं है, चूंकि उस समय विकास बर्मन जो भ्रष्ट एसपी था उसका संरक्षण प्राप्त था उसको, और ओएसडी में चतुर्वेदी सुधीर कुमार था। जो डीजीपी साहब से मैंने श्री गुप्तेश्वर पांडे जी से मिला था तो तुरंत चतुर्वेदी सुधीर कुमार को ओएसडी से वहां से हटा के पटना किया गया। उसके बावजूद भी समस्तीपुर के एसपी विकास वर्मन वह इस आधार पर रोक के लगे हुए थे कि इनके राजनीति आका जो है वह इनको बचा रहे। विकास वर्मन बचा रहे थे रोसड़ा के दरोगा अमित कुमार को बचा रहे थे वो। तो एक बात बताइए, एसपी साहब पर भी तो आप जांच कमेटी बैठवा दिए हैं। हाँ, ऐसा काहे? एसपी साहब ने गलत एक सुपरविजन दिया। रोसड़ा के मामले में एक निर्दोष को फंसाने का काम किया इन माफियाओं के माध्यम से। तो आप दरोगा के बारे में बोल रहे थे कि फंसाता, एसपी भी फंसाता। बिल्कुल बिल्कुल, वो क्या कहते हैं भू माफिया से मिले हुए थे। तो एसपी भू माफिया से मिले? बिल्कुल मिले थे। समस्तीपुर में गोली कांड हुई कोर्ट परिसर में, उनके बगल में एसपी ऑफिस के बगल में इनका ओएसडी 20 लाख रुपया लिए हुए था। आप खुलेआम ऐसे आरोप लगा एकदम बोल रहे हैं। उसके पास कोई उद्भेदन नहीं हुआ आज तक, मतलब सबूत नहीं है आपके पास, तो कैसे एसपी हैं वो? सोच सकते हैं। संतोष झा की हत्या हुई, 5 करोड़ लेके इन्होंने गोली कांड करवाया था। इतना गोली कांड हो रहा है, झूठा केस में फंसाया जा रहा है, उसके बावजूद आप एसपी से टकरा गए। सरकार संपत्ति का जांच करे ना। विकास वर्मन जी का मैंने तो एफिडेविट किया है, सरकार संपत्ति का जांच करा है। वो क्या पालीगंज के डीएसपी चाहे पर करवा रहे हैं चाहे किसी पर करवा रहे हैं, सरकार ऐसे को कराए। आपका तो मुख्यमंत्री जी से सीधा संबंध है। अभी तो बिहार के सभी लोगों के हैं, है ना? तो आप उनको नहीं बोलते हैं? आप जानता हूं, मैं लिखित दे चुका हूं, मैं लिखित दे चुका हूं। कार्रवाई नहीं हो रही है।
कार्रवाई तो हो रही है, गृह विभाग से कुछ कार्रवाई हुआ है कुछ हुआ है, ज्यादा तेजी से नहीं और हुआ। अभी भी एफिडेविट का मुझे शपथ पत्र का मांग किया आपको गया। उम्मीद है कि बिहार सरकार कार्रवाई करेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है बिहार में क्या है कि बिहार ही नहीं कह लीजिए पूरे देश में भ्रष्ट अधिकारियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त रहता है, किसी न किसी नेता से वो जुड़े हुए रहते हैं, आज पक्ष में कल विपक्ष में। तो राजनीतिक संरक्षण के वजह से त्वरित कार्रवाई नहीं हो पाती है, लेकिन जो लोग लगे हुए रहेंगे तो कानून पर मुझे विश्वास है, माननीय न्यायालय पर मुझे विश्वास है, एक न एक दिन न्याय तो जरूर मिलेगा और न्याय मिला है। विकास बर्मन जी का जो ट्रांसफर हुआ कहीं ना कहीं आपकी लड़ाई का ही नतीजा था। बिल्कुल, मैंने उनके खिलाफ बराबर आंदोलन चलाते रहता था, मैंने दिखाया, और मैं जब भी करता हूं तो बिना प्रमाण के साथ किसी के खिलाफ मैं नहीं जाता हूं। मैंने प्रमाण के साथ दिखाया कि इन्होंने गलत किया है और यह लड़ाई जारी रहेगी जब तक कार्रवाई नहीं होगी। जब यूपी में अजिताभ ठाकुर को आप निलंबित कर देते हैं, जबरदस्ती जबरिया रिटायर कर देते हैं, तो बिहार में विकास बर्मन जैसे भ्रष्ट एसपी पर क्यों नहीं कार्रवाई कीजिएगा? उसको भी रिटायर जबरदस्ती उस पर अथी कीजिए, उस पर कार्रवाई कीजिए। और मैंने गृह मंत्रालय भारत सरकार को भी लिखा है, मैंने माननीय प्रधानमंत्री के यहाँ से लेटर भी आया था जो मैंने दिखाया था कि मुख्य सचिव पर को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है एसपी पर। ये सब हो चुका, ये सब हो चुका अभी है। तक कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई कुछ बढ़ा है, अभी सिर्फ सेंटिंग में तत्काल वहाँ उनको डाला गया है, लेकिन कार्रवाई होगी, मुझे पूरे विश्वास है। अच्छा, एक चीज बताइए, समस्तीपुर की पूर्व एसपी हरसिमरत कौर थी, हरप्रीत कौर थी, उनसे काहे बहस कर ली? नहीं, वो तो मैडम बहुत अच्छी थी। अच्छा। वो बहुत, और उनके जैसा मिलना मुश्किल है। अच्छा। वो लोग ऑनेस्टी का, समझिए इस पृथ्वी पर ईमानदार पदाधिकारी होना ईश्वर का दूसरा रूप है। बहस काहे कर लिया? नहीं, बहस नहीं, वो कांड संख्या यहाँ का शिवाजी नगर का था 2018, उसी में जो है क्या कहते हैं निर्दोष लोगों को फंसाया गया था। तो उनमें मैंने उनको बताया था कि मैडम निर्दोष लोगों को फंसाया गया है। तो वो मैंने है कि वो डीएसपी पर विश्वास करती थी, रोसड़ा डीएसपी पर, अरुण दुबे पर, लेकिन अरुण दुबे ने गलत उनके साथ विश्वासघात करने का काम किया। जो मैडम आई थी तो बोली भी कि तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया डीएसपी के द्वारा, और उतनी बड़ी कार्रवाई भी हुई मैडम ने और छदनील बाबू डीआई साहब ने, और मैडम ने कार्रवाई भी किया, और उसके बाद श्री राम दुबे को गिरफ्तार भी किया। उन्होंने ही किया था। अच्छा, हाँ। उन्होंने नहीं किया था। इसके लिए मामला क्या था श्री राम दुबे वाला? उसमें भी आप ही लगे हुए? देखिए, मामला क्या था कि एक 16-18 केस हुआ विभूतिपुर में, अच्छा। जिसमें ट्रक में शराब का कार्टून था, मेला देखने बच्चे लोग जा रहे थे, उसमें 3 लोगों की मृत्यु ट्रक चढ़ाकर। और उसमें चौकीदार लोगों ने क्या किया, पुलिस वालों ने, वो बच्चे को बचाने के बदले ट्रक में से जो है, उसमें से जो सुनने में आया कि दारू उतार के अपना जीप में ले जाने लगे। उसी पर भीड़ आक्रोशित हो गया, ट्रक में आग लगा दिया, मामला उलझ गया। उलझने के बाद क्या हुआ कि आप समझते हैं कि वहाँ जो जिन लोगों ने आग लगवाने का काम किया, उसमें क्या किए, डीएसपी साहब रिश्वत लेके उसका नाम हटा दिए, और निर्दोष जो शिक्षक था उसको फंसा दिया किया। और ऐसे हजारों आदमी का लिस्ट बनाकर चौकीदार के माध्यम से भेजा जाता था कि नाम आ रहा है केस में, उनसे वसूली की जाती थी 10,000, 20,000, 25,000। अब सोच लीजिए कि अब 2,000 आदमी का अज्ञात में नाम है, तो उससे कितना का जो है, और सभी कुर्मी जाति के थे, सभी गांव छोड़ के फरार थे कि किसको कौन फंसा देगा। तो उस मुद्दे को मैंने रखा था, हाँ उठाए थे, उसमें न्याय दिलवाए? उसमें न्याय दिलवाए, उसमें एक्शन हो गया? एक्शन हुआ। मैं इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ ईमानदार पदाधिकारी महोदय को। मैं दरभंगा के पुलिस उप महानिरीक्षक श्री छदनील बाबू को धन्यवाद देता हूँ, और समस्तीपुर के एसपी मैडम हरप्रीत कौर जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने श्री राम दुबे की गिरफ्तारी की। अच्छा, वर्तमान में जो एसपी साहब हैं अभी, तो उनके बारे में क्या कहना, कैसे आप? देखिए, वर्तमान में जो एसपी साहब हैं श्री मानवजीत सिंह ढिल्लों साहब, वो बहुत ही ईमानदार हैं, कर्तव्यनिष्ठ पदाधिकारी हैं। वो किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं। भले ही राजनीति वजह से ट्रांसफर करवा दिया जाए वो अलग बात है, लेकिन वो ये लोग दबाव में, मैडम भी दबाव में काम नहीं करती थी, और इनके बारे में भी मुझे फीडबैक है, अच्छे लोग हैं,
और दबाव में रहने वाले नहीं हैं और गलत का ये लोग देखना नहीं चाहते हैं। ऐसे ही आईपीएस की ज़रूरत है पूरे बिहार के सभी जिलों में। आपको क्या लगता है कि इनके आने से रोसड़ा क्षेत्र में जितने भी थाना है या जिला क्षेत्र में वहाँ जो अवैध शराब की बिक्री ये थाना प्रभारी के माध्यम से हो रही, थाना प्रभारी ही बेचवा रहा है, उस सब पे कार्रवाई होगी? देखिए कार्रवाई हो रही है। अच्छा। जो सही से सूचना देते हैं एसपी साहब को अच्छा। तो कार्रवाई होती है। मतलब लोग दे सकते हैं इनको सूचना? हाँ, इनको सूचना देने पर यह डायरेक्ट कार्रवाई करते हैं। अगर कोई फोन करके बोलेगा कि सर हमारे क्षेत्र में फलाना आदमी शराब बेच रहा है दरोगा की मदद से, तो वो एक्शन लेंगे? बिल्कुल एक्शन लेंगे। अच्छे लोग हैं, मैंने तो देखा है और इन्होंने कार्रवाई भी की है कई मामले में, तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है। आम जनता के ये श्री मानवजीत सिंह ढिल्लों साहब आम जनता के लिए जो है अधिकारी हैं, जो आम जनता से पुलिस पब्लिक फील्ड में बना कर रखना चाहती हैं कि पुलिस पर विश्वास बना रहे आम जनता का और अपराधियों में जो है भय पैदा रहे। लेकिन जानते ही कि कुछ निचले स्तर के पुलिस वाले क्या होते हैं, वह सही चीज़ उनको नहीं बता सकते हैं और आम जनता भी जो है एसपी साहब तक नहीं पहुंच पाती है। इसी का वजह है कि उसका कुछ जगह गलत इसका ये हो रहा है। अपने पद का निचले स्तर पूरे जिला में बात करें तो 20-25 थाना रहता है। हर एक थाना में जो है सो ऐसा होता है कि गरीब लोग जब जाता है किसी माफिया के खिलाफ शिकायत करने के लिए, दबंग के खिलाफ, तो उसको गाली दे के भगा दिया जाता है, मार के भगा दिया जाता है, डांट के भगा दिया जाता है। तो रविंदर सिंह तो एक गो है, चिंटू सिंह, तो इतना लोग कहाँ जाएगा? आप कितना का लड़ाई लड़िएगा? लोग क्या करेगा? देखिए लड़ाई जो है मेरे पास कोई आ जाते हैं और वो भी मेरे घर पे आ गए तो मैं उनको मदद करता हूँ। मैं पहले साक्ष्य इकट्ठा करता हूँ। साक्ष्य जब तक नहीं रहेगा तो किसी पर आरोप लगा देना वो सही नहीं है और साक्ष्य मिलने के बाद मैं कार्रवाई करवाने के लिए एकदम तत्पर रहता हूँ, चाहे मुझे जहाँ तक जाना पड़े। हाँ, ऐसे लोगों को मैं मदद करता हूँ। हाँ, सीधे तौर पे इनका कहना है कि दरभंगा जिला क्षेत्र और समस्तीपुर जिला क्षेत्र में ये बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। इस क्षेत्र में कोई गरीब हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है, पुलिस कर रही है चाहे कोई दबंग कर रहा है, तो इनसे मदद ले सकते हैं, बशर्ते घटना सही होना चाहिए। आप इनको फ़ोन भी कर सकते हैं, इनसे मिल भी सकते हैं, ये आपकी मदद ज़रूर करें। जी एकदम करते हैं। कई फ़ोन पर भी मामला आता है तो कोशिश करते हैं बात समझ ले, अगल बगल से पता कर लेते हैं, साइड से पता कर लेते हैं आखिर मामला क्या है। चूँकि समस्तीपुर जिला हो, दरभंगा हो, विभिन्न जिलों में सभी प्रखंड में मेरे अच्छे कार्यकर्ता ईमानदार लोग मेरे साथ हैं, युवा हैं जो मुझे सही जानकारी देते हैं। तो समस्तीपुर या रोसड़ा के जो भी गरीब लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, आपके साथ कभी भी जुल्म हो तो आप लोग एक बार ज़रूर इनको खोज लीजिएगा। कोई आपका पैसा खर्च नहीं होगा, अपने पॉकेट से पैसा खर्च करके ये लड़ाई लड़ते हैं, आपको न्याय जरूर मिलेगा। एक बार इनसे ज़रूर संपर्क कर लीजिएगा। इनसे इनका मोबाइल नंबर एक बार पूछ लेते हैं ताकि सार्वजनिक हो जाए। ज़्यादातर लोग इनको जानते हैं, पहचानते हैं, मोबाइल नंबर रखे हुए हैं। आप लोग ज़रूर सेव कर लीजिएगा कि कभी भी भविष्य में कोई माफिया या पुलिस अधिकारी आपको तंग करे, आपकी बात को नहीं सुने, थाना पर से डांट के भगाए, घूस मांगे ऑफिस में, तो इनसे एक बार ज़रूर संपर्क कर लीजिएगा। या अगर आपका मामला सही होगा तो ये ज़रूर आपको न्याय दिलवाएंगे। एक बार सर अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर 7004238997। एक बात बताइए, इस बार आप विधानसभा का चुनाव लड़े थे, आप बहुत मजबूत कैंडिडेट थे, मजबूत स्थिति में थे, आपकी पहुंच मुख्यमंत्री तक, उप मुख्यमंत्री तक, सभी नेता आपको जानते हैं, पहचानते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपको टिकट नहीं मिला? देखिए टिकट नहीं मिलने का वजह हो गया कि मेरे पास जो आते हैं अक्सर पीड़ित शोषित ही आते हैं और विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं जो आप भी जानते हैं, और मैं अक्सर मुद्दा उठाते रहता हूं। और मेरा नेता वाला बात नहीं है कि हाँ ठीक है बोल दिए, ठीक है काम करवा देंगे, वो मेरी आदत नहीं है। मेरे पास जो आते हैं विश्वास के साथ आते हैं, मैं उनके काम को करवाता हूं और दोषी अधिकारी पर कार्रवाई करवाता हूं, दोषी लोगों पर कार्रवाई करवाता हूं। जो जायज है जायज काम होना चाहिए। आप जदयू से बहुत समय से जुड़े हुए थे, बड़े बड़े पद पर भी आप जदयू में रहे, फिर जब चुनाव लड़ने की बात आई तो आपको साइड काहे कर दिया? देखिए वर्ष 2005 में भी मेरा टिकट फाइनल हो चुका था। अच्छा। और 2004 में जब परिवर्तन यात्रा पर श्री नीतीश कुमार जी और उपेंद्र कुशवाहा जी घूम रहे थे, इसी होके गए हुए थे, यहाँ पर मैंने स्वागत भी किया था।
घर के सामने गेट उट भी बनाया था, स्वागत भी किया था, एम्बेसडर से थे। बहेरी डाकबंगला पर आए, डाकबंगला पर इस बीच रामानंद सिंह से हमारी आमने सामने की लड़ाई चल रही थी। रामानंद सिंह कौन? पूर्व विधायक रामानंद हाया घाट के, हाया नहीं घाट। नहीं, बहेरी के। उस समय मैं बहेरी विधानसभा में था, अच्छा तो उन्होंने निर्दोष में फंसाने का काम किया था, जिसकी लड़ाई मैंने लड़ी। अच्छा और लड़ने पर बी नारायण साहब, आईजी साहब, तो मैं धन्यवाद देता हूँ, उनके वजह से हम लोगों को न्याय मिला। और मैंने मंच पर ही कहा था कि ऐसे लोगों को, वह चाहते थे कि मैं इनको पार्टी में ज्वाइन करवा दूं, आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी। तो मैंने मंच पर ही कहा था कि सड़े हुए आम को जो आप रखिएगा तो सारा आम सड़ जाएगा इटो। मुख्यमंत्री जी को आप बोल दिए? हाँ हाँ, उस समय रेल मंत्री थे। अच्छा, रेल मंत्री थे नीतीश कुमार। हाँ हाँ। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? तो उन्होंने जो है क्या कहते हैं, गुस्सा कर जो है यहाँ से निकल गए सिंघिया के लिए। सिंघिया होते हुए आप पर मतलब क्रोधित हो? हाँ, क्रोधित हो गया। अच्छा उसके बाद मैं जदयू अभियान समिति का जिलाध्यक्ष था, मुझे अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। अच्छा फिर 4 दिन के बाद आदरणीय श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी बुलाए, तो उस समय फिर मुझे प्रदेश कमेटी में लिया गया। उस समय उस बीच में मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी आपकी? हाँ, गए थे। विनय सिन्हा जी, एन कॉलेज रोड में विनय सिन्हा जी पहले थे, उन्हीं के डेरा में वो रहते थे, नीतीश कुमार जी। तो उनके यहाँ गए थे, तो फिर उनमें प्रदेश कमेटी में मुझे बनाया गया। हाँ। उसके बाद मैंने कह दिया था मंच पर से ही, चूँकि कि इनका जमानत जब्त हो जाएगा आप यदि दीजिएगा तो टिकट। वही हुआ। फरवरी में 2005 में फरवरी महीने में जो चुनाव हुआ, उसमें जो है 7700 वोट मात्र विधायक को, रामानंद सिंह विधायक को आया। जमानत जब्त हुआ तो मुझे बुलाया गया। बुलाने के बाद कि कैसे जानता था कितना वोट आएगा, उनके क्षेत्र में हम लोग घूमते थे, गलत काम किए हुए थे, तो इसलिए इसका जमानत होना तय था। उसी समय मेरा लगभग कई युवाओं का युवा टीम से टिकट फाइनल हुआ था, आदरणीय भगवान सिंह कुशवाहा जी के नेतृत्व में। प्रदीप सिंह थे और भी कई लोग थे, उसमें मेरा भी नाम था। लगभग फाइनल स्थिति में था, लेकिन लास्ट में जो है कुछ वजह से कुछ अपने लोगों ने गद्दारी किया। उन्होंने कहा कि चाहिए, तो उसके बाद जो है मेरा टिकट उसमें उस समय भी कट गया? हाँ, कट गया था। इस बार क्या? 10 में जब मेरा फाइनल लगभग बातचीत हो रही थी, उसके बाद क्या हुआ, वो सीट बीजेपी में चला गया। उस समय में नरेंद्र भैया से हो गया, वो भी जिद पर अड़ गए, चूँकि मैं सांसद प्रतिनिधि था और हमारे सांसद श्री महेश्वर हजारी जी चले गए थे नरेंद्र भैया के साथ। नरेंद्र भैया किनको गए? नरेंद्र भैया हैं हमारे गांव के भगना हैं, और उन नीतीश जी के मित्र थे, साथ में पढ़ते थे। आपके गांव के लोग नीतीश कुमार के साथ पढ़ते? नहीं, हमारे गांव के नहीं, भगना? हाँ, भगना हुए, तो वो पढ़ते थे, रिलेशन में हैं। तो उन्हीं के कहने की वजह से जो है 10 में भी वो सीट गड़बड़ाया। 2 बार गड़बड़ाया। इस बार तीसरी बार गड़बड़ाया। हाँ, तब 15 में मैंने प्रयास नहीं किया, क्योंकि सीटिंग था वहाँ। अमरनाथगामी भाजपा से जदयू में आ गए थे, तो मिलना स्वाभाविक था, मैंने कभी प्रयास नहीं किया। लेकिन इस बार जो है क्या कहते हैं, मेरे फेसबुक पर उल्टा सीधा अमरनाथगामी जी के द्वारा कमेंट किया गया कि क्या 5 वोट भी नहीं आएगा। वर्तमान विधायक बोले? वर्तमान विधायक, अच्छा, जिनको वोट देने का भी अधिकार इस विधानसभा दूसरे क्षेत्र से आके लड़ते हैं। हाँ हाँ, वो आपके बारे में बोले कि 5 वोट का औकात नहीं। हाँ, 5 वोट का औकात नहीं है, तो हम कहे औकात दिखा देते हैं। अच्छा, तो वही औकात दिखाने के लिए मैंने टिकट के लिए, उसके बाद मुझे पार्टी ऑफिस से भी आया कि अप्लाई कीजिए, अप्लाई नहीं किए हैं, तो मैंने अप्लाई किया। लगभग तय हो चुका था, लेकिन कुछ एंटी लॉबी ने जाकर कहा कि ऐसे लोगों को टिकट दे दीजिएगा तो कमिश्नरी में किसी को चलने नहीं देगा, और इस वजह से लास्ट में इसको नहीं चलने देगा? भ्रष्ट लोगों? हाँ हाँ, भ्रष्ट लोगों को, जो राजनीति में चमचागिरी करते हैं, भ्रष्ट लोगों का चमचागिरी करते हैं, ठेकेदारी में लूट करते हैं। हाँ, ठेकेदारी में लूट करते हैं। इसलिए बोला गया कि सेकेंड उमाधर सिंह हो जाएगा, इसको दे दीजिएगा। तब उसी पर मेरा टिकट लास्ट में वो सीट भाजपा में आई, और भाजपा में आने के बाद फिर मैं कांटेक्ट में था, तो राजद से भी टिकट मेरा फाइनल हो चुका था। आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने मेरा टिकट फाइनल कर दिया था। हाँ, देखिए, एक ईमानदार नेता जो दिन रात जनता की सेवा करते हैं, हमेशा इनके यहाँ गरीब लोग, शोषित लोग पहुँचते हैं, और ये लगे रहते हैं अपना पैसा खर्च करके। यहाँ से पटना ऑफिस, जितना ऑफिस है सब ऑफिस में जाते हैं, लोगों का काम करवाते हैं, और जब इनके प्रतिनिधि बनने की बात आती है तो साजिश करके इनका टिकट काट दिया गया। 3 बार इनके साथ ऐसा हुआ। इसीलिए कि ऐसे लोग अगर आ जाएंगे तो भ्रष्ट लोगों का वो भ्रष्टाचार करने में नहीं बनेगा, ठेकेदारों को लूट करने में नहीं मिलेगा। इसीलिए ऐसे लोगों को सत्ता में, शासन में आने ही मत दो।
मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर चिंटू सिंह थोड़े से भ्रष्ट होते तो आज बिहार में किसी न किसी विभाग के मंत्री होते। सिर्फ ईमानदार होने की वजह से इनको राजनीति में आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। वर्तमान में बता दें कि इस घटनाक्रम के बाद ये जदयू से थोड़े नाराज हो गए और इनका झुकाव राजद की तरफ हो गया। मतलब ऐसा क्या हुआ कि राजद की तरफ आपका झुकाव? देखिए, सबसे बड़ी बात कि मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय तेजस्वी यादव जी को, अच्छा। नेता विरोधी दल, कि मैं जदयू में था। मैं जदयू का एक ही नारा था, चाहे किसी भी पार्टी का, न्याय के साथ विकास। और मेरी लड़ाई थी न्याय और विकास के प्रति, अपराध के, भ्रष्टाचार के प्रति। क्योंकि कोई भी सरकार बनी है, आज नीतीश जी मुख्यमंत्री बने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ बने, लालू जी का भय दिखाकर बने। लेकिन इन्हीं के राज में फिर भ्रष्टाचार काफी हुआ, सभी लोग देख रहे हैं। अपराध भी बढ़ गया, अपराध भी बढ़ा, भ्रष्टाचार भी बढ़ा। लेकिन लड़ाई लड़ते रहने के वजह से जो है मुझे न्याय मिला, और वो भी ईमानदार पदाधिकारी के वजह से। मैं धन्यवाद देता हूं ईमानदार पदाधिकारी महोदय लोगों को, जो भी IAS IPS जो ऑनेस्ट हैं, उनके वजह से मैं लोगों की लड़ाई को सफल बनाया और उनके न्याय की लड़ाई में जीत दर्ज कराया। और आज जो भी मेरी पहचान है वह ईमानदार IAS IPS के वजह से। अधिकारियों का नाम लेकर के बताइए, हम देखते हैं बराबर फोटो आपका विकास वैभव जी के साथ आपका फोटो। नहीं, वो बहुत अच्छे और ईमानदार IPS हैं, उनका तो खैर जवाब ही नहीं। उनका जो है वो बिहार में एक बदलाव लाना चाहते हैं, इन्होंने शुरू भी किया है, लेट्स इंस्पायर। और हम लोग जैसे युवाओं को उनका सहयोग करना चाहिए। वह चाहते हैं बिहार में बदलाव हो और युवाओं में जागृति हो, समाज जागरूक हो। उनके ऐसा तो IPS मिलना मुश्किल है। कई ऐसे IPS हैं जिनसे आपका अच्छा संबंध, आपका मदद करते। नहीं, कर्तव्य जो है, कर्तव्यनिष्ठ पदाधिकारी हैं, अच्छे पदाधिकारी हैं। लड़ाई में आपका मदद करते। लड़ाई में अब देखिए, जो जायज काम होगा, सही होगा, उसमें लोग मदद करेंगे। अभियान अंसर DGP साहब थे, एक ईमानदार IPS थे, उन्होंने भी मुझे मदद किया था, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। और ऐसे ऐसे अधिकारी हैं जो कई, उस समय बी नारायण साहब थे IG, वो मदद करते थे, वो ईमानदार थे, लेकिन जान गए कि नहीं आदमी सही है, इसलिए मदद करते थे। अभी भी कई IPS, छतनील बाबू, मैडम हरप्रीत कौर गई, मानवजीत सिंह ढिल्लो साहब हो गए, मुजफ्फरपुर चले जाइए, गणेश बाबू अच्छे लोग हैं। उसके बाद दरभंगा बाबूराम साहब, SP साहब, जो समस्तीपुर भी रह चुके हैं, जो एंटी क्रिमिनल माइंडेड हैं, जो क्रिमिनल को देखना नहीं चाहते हैं। तो ये लोग अच्छे पदाधिकारी हैं। और जब सबसे बड़ी बात है कि आइडियोलॉजी मिलना चाहिए। जब पढ़ लिख कर जो IPS बने हैं, जो सिर्फ सेवा उनका धर्म है, कर्तव्य निष्ठा उनका धर्म है, उनके बीच हम लोग जैसे लोगों का सम्मान मिलेगा ही। हम लोग जैसे बिहार में जितने भी नौजवान हैं, युवा हैं, वैसे को वो सम्मान करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और वह चाहते हैं कि ये लोग आगे बढ़े। ऊपरी तौर पे अच्छे अच्छे अधिकारी हैं अभी पुलिस? बिल्कुल है। अच्छे नहीं रहेंगे तो चलेगा कैसे काम? ये तो फिर गुलाम हो जाता। वो ईमानदार पदाधिकारी का देन है कि आज भी लोगों को न्याय मिल रहा है। नहीं तो आप जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि राजनीति दबाव, राजनीति अब सेवा के लिए नहीं है, मेवा के लिए है। राजनीति में लोग मेवा चाहते हैं और धन उपार्जन करना चाह रहे हैं, चाहे वो थाना प्रभारी भ्रष्ट थानेदार के संरक्षण दे के हो, चाहे भ्रष्ट BDO के पीठ पर हाथ दे के, चाहे भ्रष्ट DM के पीठ पर हाथ दे के हो। आपको लगता है कि ज्यादातर BDO थानेदार सब भ्रष्ट हैं? लगभग हैं। और ये दायित्व जाता है स्थानीय माननीय विधायक जी को, माननीय सांसद महोदय को, कि क्षेत्र की जनता की समस्याओं को देखें, उनके क्षेत्र में क्या हो रहा है। यदि एक विधायक चाह लेंगे तो उनके क्षेत्र में एक भी भ्रष्टाचार नहीं होगा।
जिनका जो अधिकार है वो मिलेगा। और उसके बाद उससे क्या होगा कि वोट देने का भी अधिकार लोग समझेंगे कि मैंने वोट दिया तो उसका सही से पालन किया जा रहा है। जैसे आप बता रहे हैं कि विधायक बहुत चीज कर सकता है, हाँ। मान लीजिए आज रविंदर सिंह जी विधायक रहते तो कौन कौन सा आप कदम प्रमुखता से उठाते हायाघाट विधानसभा के? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोग कमाने के चक्कर में रहते हैं, कुछ लोग अपने अपने सम्मान को बनाने के चक्कर में रहते हैं। और सम्मान जब बना हुआ रहेगा तो आपके पास सब कुछ, स्वयं आपको एहसास होगा कि नहीं मेरे पास सब कुछ उपलब्ध है, सारा सुख सुविधा उपलब्ध है। सम्मान से बड़ा कुछ नहीं होता है। आज हम लोग विधायक मंत्री कुछ नहीं है, फिर भी हम लोग गौरवान्वित महसूस होते हैं कि ईमानदार पदाधिकारी सम्मान करते हैं, गरीब आम जनता मुझे सम्मान करती है। तो इससे बड़ा क्या चाहिए? लाखों लोग, हजारों लोग दुआ करते हैं मेरे लिए, तो इससे बड़ी बात क्या चाहिए? और आज हम विधानसभा पहुंचते तो सबसे पहले 5,000 युवाओं को रोजगार देने का काम करते, और गारंटी में 5,000, 6 महीना के अंदर 5,000 युवाओं को रोजगार। कैसे कैसे दे? मेरे पास उसका सारा तैयार था, मेरे पास प्लान था, प्लान था, मेरे पास पूरा प्लानिंग था। मैं प्लान के तहत वर्तमान विधायक जी को भी तो आप दे सकते हैं प्लान, ना कि आप ही कर दीजिए, हम नहीं बने। देखिए, उसके लिए तो लड़ना पड़ेगा ना, करेजा आगे गोली खाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा ना, माफियाओं से लड़ना पड़ेगा ना, भ्रष्टाचारियों से जूझना पड़ेगा ना, तभी हो सकता है। और जब माफिया भ्रष्टाचारियों से जूझ नहीं सकते हैं तो 5,000 बेरोजगार को रोजगार आप दे नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ माफिया आपको कमीशन पहुँचाएगा और यहाँ माफिया कमीशन नहीं पहुँचाएगा। जो प्लान है वो अपने तक रखिएगा, किसी दूसरे को नहीं दीजिएगा। नहीं, देने के लिए नहीं, वो दूसरे से संभव, दूसरे विधायक से नहीं हो पाएगा, दूसरे से संभव नहीं है। उसके लिए जो है एकदम चीना को गोली खाने के लिए आगे रखना पड़ेगा। एक चीज बताइए, तेजस्वी यादव जी से आपकी फोन पर बातचीत होती है? नहीं, बातचीत नहीं। देखिए, होता है क्या, हालचाल लेते हैं, वो अच्छे लोग हैं, हालचाल लेते हैं। हालचाल वो अच्छे, मतलब आपका हालचाल लेते हैं कि क्षेत्र का हालचाल लेते हैं? हाँ, क्षेत्र का हालचाल लेते हैं। आपसे पूछते रहते हैं कि आपके क्षेत्र में, रोसड़ा क्षेत्र में, दरभंगा क्षेत्र में, समस्तीपुर क्षेत्र में कैसा स्थिति है? देखिए, वो परिपक्व हो चुके हैं। अच्छा। और आज उनके हिसाब से टिकट मिला हुआ रहता तो सरकार बनी हुई थी, लेकिन कुछ लोगों ने जानबूझकर उनके साथ षड्यंत्र कर दिया। ये बात समझ रहे हैं तेजस्वी जी? तो कहावत है ना, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी किस्ती डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। तो वही हाल हो गया, कुछ अपनों ने भी गलत किया और सरकार ने तो किया ही। कुछ 10-12 सीट पर गड़बड़ी हुई, ये भी बात है। और ये माना जाए कि रविंदर सिंह जी अगला विधानसभा चुनाव राजद के टिकट पे लड़ रहे हैं। देखिए, हम निर्दलीय के रूप में तैयारी मेरा अभी भी चल रहा है। अच्छा। हाँ, अभी भी मैं निर्दलीय ही तैयारी, यदि सिंबल देना होगा तो देंगे, नहीं देना होगा नहीं देंगे। 50 लाख 1 करोड़ रुपया लेके नहीं जाएंगे? हम 50 लोग 1 करोड़ रुपया लेके हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। अस्पताल, हाँ, तेजस्वी जी अच्छे लोग हैं और वो मेरा टिकट फाइनल कर चुके थे, उन्होंने कहा था भी, लेकिन कुछ लोगों ने षड्यंत्र करके मेरा टिकट कटवा दिया। कौन लोग? दरभंगा के? अब छोड़िए, अब जाने दीजिए, अंदर की बात। हाँ 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 हाँ। लेकिन ये मैं जानता हूँ कि आदरणीय तेजस्वी जी चाहते हैं कि ईमानदार लोग राजनीति में आए। आपको लगता है कि तेजस्वी की सरकार बनने के बाद वर्तमान सरकार से उनके नेतृत्व में अच्छा काम होगा? हाँ, बिल्कुल होगा, क्योंकि उनमें जो मैंने देखा है, मैंने अनुभव किया है कि वो अब समझते हैं कि कहाँ क्या गड़बड़ी हो रही है, आम जनता के साथ कैसे शोषण हो रहा है। इस बात को जब अपने पर पड़ता है तब समझ में आता है, तो वो इस बात को समझ चुके हैं। आज कम समय में, आज समझिए 6 वर्षों में उन्होंने बहुत कुछ सीख गया। और आप सबसे बड़ी बात, धन्यवाद आपको देना चाहिए और तमाम, कि अकेला शख्स इतने सीट पर सरकार बनाने की स्थिति में आ गया, अकेला।
अकेला चुनाव प्रचार करके मुख्यमंत्री पे भारी पड़ गया आपका मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पर भारी पड़ गए। ये बहुत बड़ी बात है। जहां बड़े बड़े मंत्री, केंद्रीय मंत्री, बिहार सरकार के मंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री, सभी का कार्यक्रम दौरा हो रहा था, तूफानी दौरा, वो अकेला शख्स तेजस्वी यादव जी ने लोगों के बीच जाकर इतना बहुमत हासिल करने का काम किया। अभी भी राजद के कुछ कार्यकर्ता बोलते हैं कि हमारा तो सरकार बना हुआ था, चुनाव आयोग या प्रशासन ने बेईमानी कर लिया कुछ सीटों पर। देखिए, जिसका सत्ता रहता है वो चलते रहता है। अच्छा। वो एक आध सीट ऐसे इधर उधर वो तो चलता ही रहता है। तो बहुत कम सीट से हुआ ना इधर उधर। हाँ हाँ, बहुत कम सीट से भी हुआ। उसके बाद गलती हुई कि जो श्री तेजस्वी यादव जी जो टिकट दे रहे थे, जिस हिसाब से उनके हिसाब से टिकट बंटवारा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। तेजस्वी यादव के बारे में विरोधी लोग खास करके बोलते हैं कि नौमी फेल है, ये क्या सरकार चलाए? सबसे बड़ी बात है कि राजनीति में कभी भी जो है अनुभव का उपयोग किया जाता है। इनको कौन चला रहे हैं? आज भी आईएएस से डीलिंग कर रहे हैं। आईएएस से जो है नीतीश जी भी अपने दिमाग से कुछ करते हैं, लेकिन इनको डीलिंग कर रहे हैं आईएएस। लेकिन धरातल पर क्या हो रहा है आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि धरातल पर लूट खसोट शोषण हो रहा है। तो पढ़े लिखे से पर ठीक है, पढ़ लिख लीजिए, इंजीनियर हो गए, लेकिन यहाँ देख लीजिए शोषण हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ तो शोषण कर्पूरी ठाकुर जी के समय में, कम से कम कर्पूरी ठाकुर जी का नाम क्यों अमर है? उन्होंने गरीब शोषितों का आवाज बुलंद करने का काम किया था। आप अपना प्रेरणा स्रोत किस नेता को मानते हैं? आपके पीछे करीब 10-12 महापुरुष की तस्वीर लगी हुई है। हाँ, तो हम लोग इन महापुरुष को ही जो है प्रेरणा स्रोत मानते हैं। बस हम लोग तो भाई देख रहे हैं कि महात्मा गांधी भी हैं, चंद्रशेखर आजाद भी जी हैं, सुभाष चंद्र बोस भी हैं, भगत सिंह भी हैं। जैसा जरूरी पड़े वैसा बन जाना है। शहाबुद्दीन जी के बेटा से भी मिल जाना है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप दोनों फोन पे बतिया रहे हैं आप। अरे देखिए, हम उस समय हम लोकसभा चुनाव में गए हुए थे। अच्छा। तो घूम रहे थे उस समय जो है, उस समय मुलाकात हुई थी और कोई खास बात नहीं है। कोई अंदर से सेटिंग वुटिंग नहीं? नहीं, अंदर से कोई सेटिंग वेटिंग कुछ फॉर्मल बातचीत, फॉर्मल चुनाव के समय में बातचीत हुई थी। और वैसे जनरली बातचीत होती है फोन पे? नहीं नहीं नहीं। आप तो तारीफ कर रहे थे फेसबुक पे उनका। नहीं, तारीफ ये नहीं कर रहे थे। आप बोले थे कि सरकार को जो कदम उठाना था शहाबुद्दीन जी के अंतिम संस्कार के लिए, वो सरकार नहीं, ये सरकार ने जो है सो उनको। कोरोना में कई लोग मरे। हाँ। उनका दाह संस्कार हुआ। अच्छा। और इनका नहीं किया जाना, लेकिन बाद में पता चला कि वहाँ स्थिति बिगड़ सकती थी, इसलिए जो है स्थिति पर, इसलिए वहाँ करा, दिल्ली में ही उनका अंतिम संस्कार कराया गया था। आप तेजस्वी यादव जी का तो बड़ाई किए, तेज प्रताप यादव जी के बारे में कुछ नहीं बोले? मिले हैं कभी? भाई हम किसी से नहीं मिले हुए हैं, किन्हीं से हमारी बातचीत नहीं है, मुलाकात नहीं है। लेकिन ये है, मैं जान रहा हूँ कि अच्छे लोग हैं। मैं तेजस्वी जी अच्छे लोग हैं। वो चाहते हैं कि बिहार का चिंटू सिंह जी युवाओं को रोजगार मिले और बेरोजगारी दूर हो, और साथ साथ जो है जो अपराध भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे, इस बात को मैंने देखा है और परखने का काम किया है। मतलब चिंटू सिंह जी का झुकाव अब राजद की तरफ? नहीं, हम तो शुरू से भी पार्टी में, जदयू में भी थे, तो लगभग झुकाव मेरा जो है आम जनता के प्रति था और कभी भी आम जनता के प्रति ही रहेगा। अच्छा, अंतिम में एक बात और, कि रोसड़ा अनुमंडल क्षेत्र में जो भी दरोगा है या था, जो भी भ्रष्ट अधिकारी है, जो गरीबों को तंग करते हैं और पूरा शराब माफिया से मिलकर पूरे क्षेत्र में शराब बिकवाते हैं और कमीशन खाते हैं, ऐसे अधिकारियों को आप क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, सरकार नौकरी दी है, वेतन दे रहे हैं, यथासंभव जो लोग थाना पर जाते हैं, काम करवाते हैं स्वेच्छा से, उनका जो है मान लीजिए, लेकिन किसी निर्दोष को फंसाकर दोषी को बचाना, ये बहुत बड़ी गुनाह है। और ये तय है कि लेन देन चलता है, सब जगह चलता है, कोई स्वेच्छा से दे दिया था, कोई अथी नहीं। लेकिन आप जबरदस्ती किसी निर्दोष को फंसाकर
तब उसका शोषण कर रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत है। निर्दोष को फंसाना, इसको मैं अपराध के श्रेणी में मानता हूँ। और ऐसे लोगों को मैं देखता हूँ कि निर्दोष को फंसाया जाता है, और जो लोग मेरे पास आते हैं तो मैं उनकी आवाज़ को उठाने का काम करता हूँ, और लगभग जहाँ भी हो मैं वहाँ तक उनके खिलाफ जाता हूँ। तो रोसड़ा के जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, सुन लीजिए कान खोलकर, अगर किसी गरीब को सताइएगा, तंग कीजिएगा, पैसा मांगिएगा, तो ये नहीं समझिएगा कि आपके पास वर्दी का पावर है। गरीब आदमी के पास भी चिंटू सिंह जैसा पावर है। हुआ कि कानूनन जो होना चाहिए, मैं उनकी बातों को ईमानदार अधिकारी के पास, बढ़िया अधिकारी के पास रखूंगा, और स्वतः बढ़िया अधिकारी उनको संज्ञान में लेते हैं और कार्रवाई करते हैं कई मामले में, और कार्रवाई हुई है और कार्रवाई करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपको क्या बार गोली लगा? 3 बार गोली लगा है। 3 बार लगा, तीनों बार बच गए? हाँ, भगवान बचाते हैं, लोगों का आशीर्वाद। आप मानते हैं कि भगवान है? हाँ, ईश्वर तो है। पूजा पाठ आप करते हैं? पूजा पाठ करते हैं। हाँ? 26-25 वर्षों से मैं मंगल का व्रत करते आ रहा हूँ। अच्छा। और पूजा प्रत्येक दिन मैं करता हूँ। हाँ, तो इसलिए भगवान पर विश्वास है और आम जनता पर, लोगों पर विश्वास है। 3 बार गोली लगा, तो मान लीजिए चिंटू सिंह जैसा शख्सियत तो एक गो है, काहे ने सिक्योरिटी ले लेते हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ी ले लेते हैं, अभी भी आप वैसे ही घूमते हैं। फिर मान लीजिए कोई माफिया वाफिया गोली मार देगा और कुछ हो जाएगा, तो फिर गरीब लोग का आवाज कौन उठाएगा? बचाने वाले कोई न कोई आइए न जाएंगे। भाई गोली मार देगा आपको, बचाने अरे मारने वाला तो मार ही देता है, लेकिन बचाने वाले बचा लेते हैं, इसमें क्या है? तो आप सिक्योरिटी रख सकते हैं ना। सिक्योरिटी के लिए मेरा सुरक्षा गार्ड का हो गया है, आया हुआ है। हाँ। हाँ, सुरक्षा गार्ड मुझे मिल चुका है, वहाँ से आदेश हो चुका है गृह विभाग से भी, और माननीय मुख्यमंत्री स्तर से भी हो चुका है सुरक्षा गार्ड। तो आपसे जो लोग जुड़े हुए हैं, खास करके युवा, उसमें से कुछ युवा को आप मोटिवेट काहे नहीं करते हैं कि बुआ तुम भी आओ इसी क्षेत्र में, गरीब लोगों की मदद करो? नहीं, करता है, लगभग फ़ोन पर कांटेक्ट में रहते हैं, उनको मैं बताते रहता हूँ ऐसे करना है, ऐसे करना है, सारी जानकारी मैं उनको देते रहता हूँ, और मैं जागरूक करते रहता हूँ। ऑफिस में ले जाने का काम करता हूँ, उसको बोल्ड बनाता हूँ एकदम, और लोग जागरूक हो रहे हैं और हो जाएंगे। जब पूर्ण रूप से मैं आ जाऊंगा तो लोग जागरूक हो जाएंगे। चलिए, अब अंतिम में रोसड़ा क्षेत्र वासियों को आप शुभकामना भी दे दीजिए, रक्षाबंधन का और जन्माष्टमी का। मैं तमाम, चूँकि रोसड़ा से जुड़ा हुआ हूँ, इनका ननिहाल रोसड़ा में है, बगल में सहियार में इनका ससुराल भी है, रोसड़ा से काफ़ी जुड़े हुए हैं। जितना लगाव ये दरभंगा क्षेत्र से रखते हैं, उससे ज़्यादा ये रोसड़ा से लगाव रखते हैं। देखिए, कुछ लोग कहते हैं मेरे बारे में, कौन कहते हैं, यही दलाल लोग कहता है कि बैकवर्ड माइंडेड है। अच्छा। हाँ, मेरे बारे में अक्सर सुनते होइएगा बैकवर्ड माइंडेड है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे लिए रोसड़ा के जितने भी लोग हैं, एक तो पहला मेरा ननिहाल हो गया, दूसरी बात BBN हाई स्कूल से मैंने वहाँ पढ़ा था, और बगल में मेरा सहियार ससुराल भी हो गया, दामोदरपुर में भी रिश्तेदारी है, एरोथ में भी है, बरियाही घाट में, कई ऐसे जगह हैं। लेकिन मेरा कभी जात पात नहीं रहा, सभी जाति धर्म के लोगों से मेरा संबंध रहा, सभी दोस्त मित्र हमारे साथ हैं, चाहे वो किसी जाति को हो, ब्राह्मण हो, चाहे सूरी हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे दलित हो, महादलित हो, सभी के साथ मेरा मित्रवत संबंध रहा है। और जब ननिहाल हो गया तो वहाँ तो समझिए सकते हैं कि उन सब जो है, कोई या तो ममेरे भाई होगा या ममे ही होंगे, तो इसलिए सब के साथ मेरा वही संबंध है। और मैं जन्माष्टमी और रक्षाबंधन का मैं शुभकामना देता हूँ, और मैं कामना करता हूँ कि तमाम हमारे रोसड़ावासी अमन चैन से रहें, मित्रवत संबंध बना के रहें, और जहाँ तक ज़रूरत होगी मैं उनके लिए हमेशा खड़ा रहा हूँ और खड़ा रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। ये थे रविंदर सिंह जी। हम कामना करेंगे कि आगे ये विधायक जरूर बने, मंत्री बने, और बिहार सरकार में एक मजबूत स्थिति में आवे, ताकि जो गरीबों की आवाज़ है वह विधानसभा में गूंजे और मजबूती से गूंजे। बहुत बहुत